वेलकम टू माई चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची पाकिस्तान। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यस, आज की वीडियो की बात करते हैं। तो आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं उत्तराखंड चार धाम यात्रा ट्रैवल गाइड। एंड ये बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है क्योंकि आई थिंक ये एज अ व्लॉग होने वाला है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखी थी एक वीडियो। सो इस पर आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और फिर रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। उत्तराखंड में दो मेन रीजन्स हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। नैनीताल अल्मोड़ा कुमाऊं साइड में आता है और उत्तराखंड के चार धाम गढ़वाल रीजन में आते हैं। आने वाले 2 से 3 साल में हम कुमाऊं रीजन में भी ट्रैवल करेंगे। इस बार हमने उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में ट्रैवल किया। इस समरी वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने खुद के लिए उत्तराखंड चार धाम यात्रा प्लान कर सकेंगे। उत्तराखंड चार धाम यात्रा आप 10 दिन में भी कर सकते हैं और हमारी तरह 1 महीने में भी कर सकते हैं। वैसे 10 दिन में चार धाम यात्रा करना टायरिंग है। अगर आप यमुनोत्री धाम का 3rd एपिसोड देखेंगे तो उसमें आप हमारी आइटनरी देख सकते हैं और 10 दिन में यात्रा कैसे होती है वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पास केवल 9 से 10 दिन का समय है तो मेरी समझ के मुताबिक आप इस पूरी यात्रा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहले आप आइए और 2 धाम करिए, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम। 1 या 2 साल बाद या 3 साल बाद आप दोबारा आइए और केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करिए। ऐसा करने से आपके लिए बेहतर रहेगा। जब आप बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो आप 4 दिन एक्स्ट्रा लेकर जाइए, जिससे कि आप श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी कर सकें और वैली ऑफ फ्लावर्स भी जा सकें। पहाड़ में चलते समय आपको जगह जगह सीनिक व्यूज देखने को मिलेंगे। जो व्यू मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो था उत्तरकाशी से हर्सिल का सफर। मेरा मन कर रहा था आखिरी के 20 किलोमीटर हम पैदल चलें और सीनिक व्यूज को एंजॉय करते करते 4 से 5 घंटे लगाकर हर्सिल पहुंचे। सब कुछ अल्टीमेट था। चार धाम यात्रा करते समय फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स को यह नहीं पता होता कि गाड़ी कहां तक जाएगी। मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूं। सबसे पहले यमुनोत्री धाम की बात करते हैं। आप गाड़ी में जानकी चट्टी तक जा सकते हैं। उसके आगे 5 किलोमीटर आपको ट्रैक करना होगा। चढ़ाई स्टीप है। 1 किलोमीटर चढ़ने में अप्रॉक्सीमेटली आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो 2.5 से 3 घंटे में आप यमुनोत्री धाम पहुंच जाएंगे। बच्चों के लिए पिट्ठू और बुजुर्ग लोगों के लिए डोली की सुविधा उपलब्ध है। काफ़ी यात्री पोनी में भी सफ़र करते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा रिस्की है, अगर संभल कर नहीं बैठे तो नीचे गिर सकते हैं। माँ यमुना कलयुग के उद्धार के लिए इस स्थान पे आई। कैसे? हमारे पूर्वजों में जयमुनि नाम के ऋषि हुए, उन्होंने बैठ करके इस स्थान पे माँ यमुना की तपस्या की और माँ यमुना को गोलोक से इस स्थान पे लाया। गंगोत्री धाम की अगर बात करें तो पार्किंग टेंपल से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है तो आपको अपने गेस्ट हाउस तक जाने के लिए पोर्टर की मदद लेनी होगी। राजा भगीरथ इस गंगोत्री नामक स्थान पर आए और 5500 वर्ष तक उन्होंने माँ गंगा की यहाँ पर कठोर तपस्या की। तब माँ गंगा प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पे आती हूँ, लेकिन मेरा बेग को कौन संभालेगा? और फिर उन्होंने बताया कि मेरे बेग को एक ही संभाल सकता है, वो महायोगी भोलेनाथ हैं। तो माँ गंगा की जो बात को जब सुना राजा भगीरथ ने, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की और तब भगवान भोलेनाथ ने इसी गंगोत्री नामक स्थान पर एक पैर सुमेरु पर एक मेरु पर रखा और पूरी आवाज जोर से निकाली, हार हार गंगे। दोनों हाथ को ऊपर उठाया, तब माँ गंगा स्वर्ग से चली और सीधा ही उनके जो मस्तिष्क पे उतर गई। आपकी अगर फिजिकल फिटनेस अच्छी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 नाइट और 2 डेज के लिए गोमुख ट्रैक जरूर करें। आप बहुत एंजॉय करेंगे। जगह भी है तो एंजॉय तो करना चाहिए। पहली बार ऐसा नजारा देख रहा हूँ, जब एडवेंचर तो हो ही रहा है।
एडवेंचर के साथ साथ टेंशन भी है, कभी ऊपर से पत्थर ना गिर जाएं, कभी हम फिसल ना जाए, कभी पाँव गलत ना मुड़ जाए। और बर्फबारी आप देखो अच्छे खासे फ्लो में स्टार्ट हो चुकी है। वाह, बर्फ आप देख ही रहे हो सामने पड़ रही है और भोजवासा हार्डली 200 मीटर दूर है। डेली बेसिस पर लगभग 150 लोगों को गोमुख यात्रा करने की परमिशन मिलती है, तो बेहतर रहेगा आप इस परमिशन के लिए एडवांस में अप्लाई कर दीजिए। केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए आपको सोनप्रयाग से ट्रैक करना होगा। अगर आप फिजिकली फिट हैं, कम ब्रेक्स लेते हैं, तो 5 घंटे में आप सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। हमें सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम पहुंचने में लगभग 10 घंटे का समय लगा। बीच बीच में हमने काफ़ी ब्रेक्स ली और सीनिक व्यूज़ एंजॉय करते करते ये यात्रा करी। सोनप्रयाग से अगर आप केदारनाथ धाम जाकर सेम डे वापस आना चाहते हैं, यानी रात को वहाँ नहीं रुकना चाहते, तो बेहतर रहेगा आप हेलीकॉप्टर सर्विस ले लीजिए, जिसके लिए आपको 6 से 7 हज़ार रुपये का चार्ज लगेगा। अगर मौसम ठीक ना हो तो आपको इंतज़ार करना होगा। हेलीकॉप्टर ऑप्शन के अंदर सर्टेनिटी नहीं है, अगर मौसम ख़राब हो तो फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। कभी कभी यात्री को 1 से 2 दिन इंतज़ार भी करना पड़ता है। नाइट स्टे करने के लिए GMVN बेटर चॉइस है, आपको एडवांस में बुकिंग करवा लेनी चाहिए। जो जीव जीवन में एक भी बार इस पुण्य क्षेत्र में आकर केदारेश्वर महादेव के दर्शन पूजन कर लेता है, वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि इस स्थान पर सतयुग में भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। तो भगवान महादेव ने उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन दिए और पूछा कि हे ऋषिवर, आपको क्या वरदान चाहिए। लेकिन नर और नारायण ऋषि की संत प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने कहा, हे महादेव, हमें तो आपके दर्शन ही पर्याप्त हैं, लेकिन आप इस संसार के कल्याण के लिए, इस लोक के कल्याण के लिए इस स्थान पे सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आपकी गाड़ी मंदिर की पार्किंग पॉइंट तक जाएगी। हिंदू धर्म के जो 4 धाम हैं, उनमें से बद्रीनाथ धाम एक है। अभी जो आप 4 धाम देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं। युग आने वाला था तो भगवान ने कहा कि मैं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दूंगा, मैं मूर्ति के रूप में दर्शन दूंगा। तो भगवान विष्णु ने अपना सारा स्वरूप जो है मूर्ति में डाल दिया। इस मूर्ति की स्थापना, इस मूर्ति को किसी कलाकार ने बनाया नहीं सज्जनों, ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। अब बौद्धों का समय आया तो बौद्धों ने इस मूर्ति को निकाल करके नारद कुंड में डाल दिया। आदि गुरु शंकराचार्य जी को स्वप्न हुआ कि भगवान विष्णु की मूर्ति कहां पड़ी हुई है, नारद कुंड में पड़ी हुई है। तो इस मूर्ति की स्थापना, इस मूर्ति को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस नारद कुंड से निकाल करके और मंदिर पे स्थापित किया। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। जोशीमठ से श्री बद्रीनाथ धाम जाते समय या फिर वापस आते समय आप श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी करिए। गुरुद्वारा गोबिंद घाट से पहले 4 किलोमीटर आप जीप पर जाएंगे, उसके आगे के 9 से 10 किलोमीटर मीडियम डिफिकल्टी लेवल का ट्रैक है। आप गोबिंद धाम में नाइट स्टे करिए, फिर आगे श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करिए, जो कि 6 किलोमीटर का रास्ता है, हाई डिफिकल्टी लेवल ट्रैक। इस जगह ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਿਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। ਹੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਕੁੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। जब आप लौटकर गोबिंद धाम वापस आएंगे तो नाइट स्टे करिए और अगले दिन वैली ऑफ फ्लावर्स भी विजिट करिए। 4 किलोमीटर का ये ट्रैक है, घोड़ा या पोनी सर्विस अवेलेबल नहीं है, आपको ये ट्रैक पैदल करना होगा। बेस्ट टाइम टू ट्रैवल की बात करते हैं। वैसे धाम ओपनिंग डेट्स के जो पहले कुछ दिन या पहले कुछ हफ्ते होते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है। उसके बाद मॉनसून का समय स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे ओपिनियन में 15 जून से लेके 15 या 20 अगस्त तक आप ये यात्रा रूट पर जाना अवॉइड करिए। मेरे ओपिनियन में यात्रा का जो बेस्ट टाइम है वो है सितंबर मंथ। भीड़ भी ज़्यादा नहीं होती, आप दर्शन बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अब कॉस्ट ऑफ ट्रैवल की बात करते हैं।
अगर आप इकोनॉमिकल चलना चाहते हैं तो हरिद्वार या ऋषिकेश से आप बस ले लीजिए। हर डेस्टिनेशन से आपको आगे जाने के लिए बस आसानी से मिल जाएगी, थोड़ी टाइम की सेटिंग करनी होगी। जैसे कि सोनप्रयाग से अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो सुबह के समय हर 1 घंटे में 4 बसेज हैं, सुबह 5 बजे से लेके 6, 7, 8, 9 बजे तक। उसके बाद दिन भर में कोई भी बस नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड हाफ में चलना चाहते हैं तो वहाँ से आप शेयर कैब लेके रुद्रप्रयाग तक जा सकते हैं और रुद्रप्रयाग से आगे आपको हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए कंटिन्यू बस सर्विस मिलेगी। तो जर्नी को आप इस प्रकार से स्प्लिट कर लीजिए या फिर अगले दिन इंतज़ार करिए और अपनी आगे बस की जर्नी कर लीजिए। इस पूरे रूट पर आपको जगह जगह रहने की सुविधा मिलेगी। गेस्ट हाउस, होटल्स जगह जगह हैं। 700 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के चार्ज में आपको डबल रूम ऑक्यूपेंसी आसानी से मिल जाएगी। मेरी अंदाज में अगर आप ये पूरी यात्रा सोलो ट्रैवल करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़ की कॉस्ट में आप 10 से 11 दिन की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। ट्रैवल करने के लिए दूसरी ऑप्शन ये है कि आप GMVN की बस सर्विस ले सकते हैं। ट्रैवल और एकोमोडेशन इस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड रहती है, फूड कॉस्ट एक्स्ट्रा। इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप गौमुख जाना चाहते हैं या किसी और जगह जाना चाहते हैं तो आपकी आइटनरी के अंदर वो नहीं रहेगा। तीसरी ऑप्शन ये है कि हरिद्वार या ऋषिकेश से आप टैक्सी ले लीजिए। मई या जून महीने में आपको स्विफ्ट डिज़ायर जैसी व्हीकल 3,500 से 3,800 रुपये पर डे चार्ज पर मिल जाएगी। सितंबर में जाएंगे तो 2,700 से 3,000 रुपये का पर डे चार्ज रहेगा, क्योंकि सितंबर में कम यात्री जाते हैं, ट्रैवल कॉस्ट नीचे आ जाती है। हमने ये जर्नी इनोवा में करी, जिसके लिए हमने पर डे 4,500 रुपये की कॉस्ट दी। बुकिंग हमने अपने लिए गंगोत्री ट्रैवल्स हरिद्वार से करवाई। ये बहुत मसला होता है जब असल में जब रश होता है ना तो लोग। हमने इस जर्नी में बहुत सारा गढ़वाली फूड एक्सप्लोर किया, विलेज लाइफ का एक्सपीरियंस लिया, हॉस्पिटैलिटी को नज़दीक से महसूस किया, फोक डांस देखा और भी बहुत कुछ किया। ये सब एक्सपीरियंसेस पाने के लिए समय की ज़रूरत है। कुछ मोमेंट्स ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए आपके माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं। उनमें से एक मोमेंट थी जब हम टिपरी बिस्ट गांव गए थे। वो दिन मेरे को आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट। जी वहाँ का विलेज टाइप कुछ बना हुआ। टॉप की 5 चीज़ें जो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय करी और मैं चाहूँगा जब आप इस रूट पर जाएंगे तो आप भी मिस मत करिएगा। वो हैं मंडवा की रोटी, गढ़वाल के राजमा, 7 से 8 तरह की यहाँ पर आपको राजमा की वैरायटी खाने को मिलेगी। अगर आपको पहाड़ी टेस्ट एंजॉय करना है तो जाकिया का तड़का आप बहुत एंजॉय करेंगे। बोलने में हम पहाड़ी जीरा बोल देते हैं, लेकिन इसका टेस्ट और फ्लेवर एकदम अलग है। इसके अलावा मैंने आलू की थेचवानी बहुत एंजॉय करी, चैंसू और बटवानी। अब आपसे मैं कुछ ट्रैवल टिप्स की बात करता हूँ। अम्ब्रेला और रेनकोट तो आप ज़रूर कैरी करिए। यात्रा रूट पर कभी भी बरसात हो जाती है, मौसम बदल जाता है। पहाड़ में चलते समय आप कोशिश करिए जर्नी की शुरुआत आप जल्दी करें और डे एंड भी जल्दी करें। हो सके तो सुबह 5 बजे चलिए और 3:30-4 बजे तक अपने डेस्टिनेशन पर आप पहुंच जाइए। आराम से नाइट स्टे करिए। ऐसा करने से आप ट्रैफिक जैम से भी बच सकेंगे। पहाड़ में आपको मौसम ठंडा मिलेगा, वुलन्स अपने साथ ज़रूर कैरी करिए। पहाड़ में सफ़र करते समय आप ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर आप परांठा खा के ये जर्नी करेंगे तो जिग-जैग जब आपकी गाड़ी चल रही होगी तो आपको वॉमिटिंग भी आ सकती है और सिर में दर्द भी होगा। तो परांठा, ऑयली फूड, समोसे बिल्कुल अवॉइड करिए। आप अपना आधार कार्ड ज़रूर कैरी करिए, क्योंकि जगह जगह आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होती हुई दिखाई देगी। मोबाइल वैन्स भी दिखेंगी। 4 धाम यात्रा के लिए आप कंबाइंड बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किसी भी एक जगह से करवा सकते हैं यात्रा के शुरू में ही। बेहतर रहेगा आप मोबाइल वैन के थ्रू करवा लें, क्योंकि हमें याद है हमने सोनप्रयाग में देखा था बहुत भीड़ लगी हुई थी। रास्ते में भीड़ कम होती है, आपके लिए ईजी रहेगा। अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पर पहली बार जा रहे हैं तो बेहतर रहेगा गोमुख यात्रा के समय और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के समय अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करें। आप अपने लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जोशीमठ में आसानी से खरीद सकते हैं, या आपको गंगोत्री धाम में या बाकी जगह भी किसी भी मेडिकल शॉप से ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से मिल जाएगा। अब मोबाइल नेटवर्क की बात करते हैं।
कहीं पर जियो ठीक है, जैसे मेरे को याद है मैंने केदारनाथ धाम में देखा था वोडाफोन का नेटवर्क मेरे को वहाँ पर बेस्ट लगा। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर किसी का भी नेटवर्क नहीं आता, जैसे कि गौमुख या फिर श्री हेमकुंड साहिब। अगर आप अपने साथ BSNL का सिम कैरी कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। मैंने देखा BSNL की नेटवर्क कनेक्टिविटी पहाड़ों में सबसे ज़्यादा है। अगर आप ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस यात्रा रूट में काफ़ी सारी ट्रैकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, उसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन रेफ़र कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो ये पूरी जर्नी स्पिरिचुअली सेटिस्फाइंग है। कुछ पल के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्पीचलेस हो गए, मन में किसी भी प्रकार का थॉट नहीं होता, आप थॉटलेस हो जाते हो। इस अनुभव को महसूस करने के लिए आपको अपनी लाइफ टाइम में कम से कम एक बार तो चार धाम यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। इस यात्रा से जुड़ी हुई एक्स्ट्रा जानकारी या फिर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको हमारी उत्तराखंड चार धाम सीरीज़ में देखने को मिलेंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को आप इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर रेफ़र करिए। हर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगी। उत्तराखंड यात्रा कर लेने के बाद हम मेघालय गए। इस समय हम मेघालय से लौटकर वापस आ चुके हैं। इसके बाद आप मेघालय की सीरीज़ देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए मेघालय में 3 रीजन्स हैं, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स। हम तीनों रीजन्स में गए, हमने बहुत इन्जॉय किया। इससे अगला एपिसोड आप मेघालय का देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जितना आपने उत्तराखंड सीरीज़ को एंजॉय किया उतना ही आप मेघालय सीरीज़ भी एंजॉय करेंगे। इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ सीन्स मैं आपको मेघालय के दिखाता हूँ, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। नया डेस्टिनेशन, नया सफ़र। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर योर टाइम। चार धाम यात्रा यार, मतलब कि ये सारे के सारे उत्तराखंड में हैं। और बेसिकली मुझे इस वीडियो में जो नज़र आया है वो ये है कि यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम और गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम, ये 4 धाम जो हैं ये उत्तराखंड में है। बेसिकली हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था और वो व्लॉग टाइप था, और वो था केदारनाथ धाम, जिसमें उन्होंने अपना पूरा ट्रैकिंग भी दिखाई थी कि वो कैसे ट्रैक करके जा रहे थे, उनको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, फेस की या एंजॉय किया, नेचर ब्यूटी जो थी वो दिखाई। सो वो व्लॉग भी बहुत अच्छा था, और अगर आपने वो नहीं देखा हो तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें एक चीज़ प्लस कर दी इन्होंने जो केदारनाथ में बताया था। बेसिकली इसमें इन्होंने हेलीकॉप्टर का भी बताया, जो कि उसमें उन्होंने नहीं बताया था कि इसमें हेलीकॉप्टर जो है अगर आप कुछ जल्दी जाना है या फिर आप चल नहीं सकते तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। 7000 समथिंग कुछ अमाउंट बताई थी इन्होंने, पे करना होगा, यू हैव टू पे 7000 समथिंग, तो उससे आप जा सकते हैं। लेकिन ये हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, जब मौसम अच्छा होगा तो अवेलेबल है, अगर मौसम अच्छा नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाके ज़ाहिर सी बात है तो फिर मुश्किल हो जाता है। बाकी बद्रीनाथ धाम भी बहुत अच्छा है, गंगोत्री धाम में भी काफ़ी रश नज़र आया, और यमुनोत्री धाम जो है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन सारे ये पहाड़ी इलाकों पे बना हुआ है और काफ़ी मतलब दूर है, काफ़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है यहाँ पर। और यहाँ के लिए आपको सबसे पहले तो सेफ्टी देखनी पड़ती होगी कि आप लोग अपने लिए रेन कोट वगैरह रखें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पहाड़ी इलाके जो होते हैं ना उसमें बारिश होती है,
नॉर्मली सी बात है, कभी भी बारिश हो जाती है और ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ते भी होते हैं, कभी भी ऊपर से पत्थर गिर जाए हमें पता ही नहीं है, और बहुत ही सेफ्टी से आपको ना ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो इसमें ना बड़े बुज़ुर्ग बच्चे सब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग ट्रैकिंग करके ऊपर तक जाते हैं, इतने किलोमीटर, 10 घंटों की आप यात्रा करने के लिए ट्रैकिंग करते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि आपको सहूलतें सारी वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, जैसे रहने की जगह जो कि 1500 से 2000 के बीच के अमाउंट में आपको इजीली रूम मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छे रूम बने हुए हैं, साफ़ सुथरे रूम बने हुए हैं, और ब्लैंकेट वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। और साथ में ये है कि हाँ, एक दिन इंसान जाए दूसरे दिन वापस आ जाए तो वो उसमें मज़ा नहीं आता। बेसिकली आपको 2 दिन तो स्टे करना चाहिए, एक दिन यात्रा में, और दूसरा दिन जो होता है वो आप घूमने फिरने में भी लगा सकते हैं। जैसे आप कहीं घूमने चले जाएं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, क्योंकि जगहें बहुत खूबसूरत हैं, और उत्तराखंड वैसे ही बहुत खूबसूरत है। और इसके आसपास की जो पहाड़ी इलाके, ऊपर से बर्फ़ वगैरह जो देखने को मिलती है ना यार, वो तो बस आला किस्म का व्यू है। और फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी भी नज़र आती है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। सो इन्होंने बताया कि सितंबर का वक्त जो होता है ना वो बहुत ही बेस्ट होता है ये धाम पर यात्रा करने के लिए। तो हाँ, क्योंकि सितंबर में ना नॉर्मल मौसम होता है, उसके बाद जो है वो सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, तो हवा जैसे मौसम चेंज होता जाता है तो यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुझे तो लगता है उसके बाद तो ये रास्ते भी बंद हो जाते होंगे, और बर्फीली क्योंकि होती होगी ना, सो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट होता होगा। ओवरऑल इन्होंने वीडियो में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन शेयर की है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जैसे कि आप कैसे जा सकते हैं, कैसे गाड़ी को एक्सप्लोर कर सकते हैं गाड़ी में, और कौन सी गाड़ी आपको कितने बजे तक मिलती है। सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक की गाड़ियाँ मिल जाती हैं आपको, 4-5 बसें निकलती हैं। और अगर आप उसके बाद दोपहर में जाते हैं तो दोपहर में आपको थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, क्योंकि आपको कैब वगैरह करवानी पड़ती होगी, तो वो भी आपको पता नहीं कौन सा एरिया का नाम बता रहे थे, वहाँ पर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट नेम था। सो वहाँ पर आपको उतारेगा, तो वहाँ से आप मतलब कि दूसरी किसी गाड़ी में बैठ के अपने शहर तक जा सकते हैं। सो 4 धाम यात्रा बेसिकली हिंदू जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है, और यू नो कि हमें भी आई ऑलवेज़ रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, के हर किसी का मज़हब होता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज़ की। तो मुझे ये यात्रा जो है धाम बहुत अच्छे लगे, और काफ़ी बहुत बड़ी बात है कि इतनी दूर दूर लोग यात्रा करने के लिए ट्रैकिंग करते हैं, और उसमें बुज़ुर्ग भी होते हैं। देखिए ना पैशन कितना है कि बड़े भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमने बस यहाँ पर जाना है तो जाना है। सो ये सारा कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा मेघालय के इन्होंने दिखाया कि मेघालय की भी बहुत अच्छे सीन्स हैं, तो खैर मेघालय की भी रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट बॉक्स में, तो यकीनन उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। सो अगर आपके पास कोई अच्छे लिंक हो तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। लेकिन आप जब भी जाएं तो ख्याल करके जाएं, एहतियात करके जाएं, क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। ये जगह बहुत फिसलने वाली भी होती हैं, और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। और ठंड से याद आया कि उन्होंने पानी के अंदर वो जो डुबकी लगा रहे थे, मतलब कि वो इतना ठंडा पानी है, बहुत हिम्मत है यार, वो आदमी कैसे उसके अंदर पानी में अंदर डुबकी लगा रहा था। मतलब नॉर्मली लगाते ही होंगे सब लोग जो यात्रा करने जाते होंगे, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ठंडा पानी होता है। सो बहुत ही बड़ी बात है। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो देखकर, और काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और इसकी वीडियो जो सजेशन की गई थी वो है सनी सिंह चोपड़ा की तरफ से, तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो सजेस्ट की, और मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। केदारनाथ यात्रा के बाद आपने ये वीडियो मुझे सजेस्ट की थी, तो डेफिनेटली ये वीडियो भी बहुत मज़े की है। तो थैंक यू सो मच, इस तरह की मज़े सजेशन भी देते रहें तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।